जय हिंद दोस्तों अफ़गानिस्तान लगातार टर्मोइल चल रहा है, उठापटक लगातार चल रही है और हालात इस तरीके से हैं कि भारत जो है वो पिछड़ाता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा और बिल्कुल असहाय खड़ा हुआ है। भारत की विदेश नीति पस्त नज़र आ रही है और हालात इस तरीके से हैं कि गनीमत समझिए कि हम अपने लोगों को वहाँ से बचा कर या वापस निकाल लाए, वरना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों इसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर बनता है कि भारत की विदेश नीति कहाँ फेल हुई, भारत कहाँ पिछड़ गया या कहाँ पीछे रह गया। लेकिन उससे पहले छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और स्कूल के अंदर रहकर तैयारी करना चाहते हैं तो स्कूल के साथ भी आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। 11वीं 12वीं का यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, इवन 9th और 10th क्लास का स्टूडेंट भी 9th 10th क्लास का स्टूडेंट भी इसके अंदर ज्वाइन कर सकता है। हमारा एक कंसेप्टर बैच, डेडिकेटेड कंसेप्टर बैच है एनसीईआरटी का प्रोग्राम, जिसके अंदर हम यूपीएससी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की तैयारी यहीं पर क्लास में ही मतलब यहीं करवाएंगे। यूपीएससी से रिलेटेड तैयारी आपके बच्चे को करवा दी जाएगी। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। फर्स्ट 2 ईयर्स के अंदर उनको एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग करवाए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही वो ग्रेजुएशन के अंदर पहुंचेगा उसको हायर लेवल प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। वो हमारा सरदर्दी है। उसके लिए डिटेल्ड एनालिसिस या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। अब दोस्तों आ जाता है कि अगर आप लोग पॉलिटी कंसेप्टर बैच आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो पॉलिटी कंसेप्टर बैच आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस पॉलिटी कंसेप्टर बैच के अंदर क्या कि एम लक्ष्मीकांत आपको बेसिक लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। कंसेप्ट टॉपिक वाइज अच्छे से कंप्लीट करवाए जाएंगे। बहुत से बच्चों को टॉपिक्स कॉरिलेट करने नहीं आते, वो सारे हम आपको करवाएंगे। इसकी फ़ीस हमने जस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ की रखी है। इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप जल्दी से जल्दी इस बैच में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मंडे से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अब दोस्तों आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर कि भारत की विदेश नीति कहाँ फेल हुई या भारत की विदेश नीति क्या है और किस एंगल पर इस समय पर अफगानिस्तान में चल रही है और वो क्यों फेल हुई। एक ऑफिसर, एक आईएएस रैंक के ऑफिसर और एक आम आदमी में क्या फ़र्क है दोस्तों। आईएएस रैंक का ऑफिसर वो है जिसे उस समय पर उसके अंडर जो भी काम दिया गया है उसकी सारी सिचुएशंस बहुत बारीकी से पता होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस पता होती हैं, उसे उस टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छा खासा ज्ञान होता है। और मज़े की बात ये वो उन सिचुएशंस, उन प्रेजेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भविष्य के अंदर भारत का भविष्य उज्जवल हो उसके लिए बेस्ट स्टेप लेना होता है। ऐसे में कई बार टेकिंग नो डिसीजन इज़ ऑल्सो अ डिसीजन वाली सिचुएशन आपके सामने होती है। अब भारत की यहाँ सिचुएशन क्या है। भारत नॉर्मली आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर हमारे एस जयशंकर सर जो हैं, जिनको मैं अपना हीरो मानता हूँ, और यकीन मानिए अगर मतलब कभी अगर भारतीय राजनीति में किसी से मिलने का मौका मिले तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं उनसे जाकर मिलना पसंद करूँगा, क्योंकि एक नेता कम और वो एक ब्यूरोक्रेट अभी भी सबसे ज़्यादा लगते हैं। और मेरे हिसाब से उस पोस्ट पर बैठने के बाद वो ब्यूरोक्रेट की तरह ही काम कर रहे हैं, नेता वाला गुण तो आज तक नज़र नहीं आया। और इस समय पर भारत जिस क्रिटिकल कंडीशन से गुज़र रहा है दोस्तों, भारत जिस क्रिटिकल कंडीशन से गुज़र रहा है विदेश नीति के मामले में, यकीन मानिए भारत के सर पर जिसे कहते हैं कि पूरी भूत नाच रहा है या यूं कहें एक मृत्यु नाच रही है। और भारत को इस क्रिटिकल सिचुएशन से जिस तरीके से बचा के निकालने की कोशिश की जा रही है, इन हालात को बहुत कम लोग समझ पाएंगे। लोगों की आदत क्या होती है, लोगों को तुरंत चाहिए, रिजल्ट तुरंत चाहिए। उन्हें आज जो हो रहा है, जो मीडिया में खबर उछल रही है और जो सिचुएशन चल रही है, सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब होता है। कई बार होता है कि आप प्लेयर होते हैं। यहाँ नॉर्मली इंडिया और चाइना के मामले में आप प्लेयर हैं, इंडिया और नेपाल के मामले में आप प्लेयर हैं, इंडिया पाकिस्तान के मामले में आप प्लेयर हैं, इंडिया मालदीव्स, इवन म्यांमार, इन सब के मामले में इंडिया जो है वो प्लेयर है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें मोटे तौर पर तो अफ़गानिस्तान के मामले में इंडिया एक ऐसा देश है जिसके लिए सबसे बड़ी सरदर्दी अफ़गानिस्तान है। लेकिन
इंडिया वहाँ पर कोई प्लेयर नहीं है, कोई स्टेक होल्डर की तरह उसको प्रोजेक्ट करने से पहले उसके वो प्लेयर्स अड़ंगा डाल देते हैं, वो दुश्मन अड़ंगा डाल देते हैं जो इस टाइम पर वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट। हम इस चीज़ के ऊपर बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान, जिसे हम बार बार कहें कि ठीक है यार ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है, अगर इस अफ़गानिस्तान में देखें तो मोटे तौर पर आपको जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स नज़र आएंगे वो एक तरफ है पाकिस्तान। असलियत में अमेरिका जब यहाँ से निकलने लगा, चाहे 1979 के अंदर 1989 में अमेरिका निकला, चाहे वो 2001 के बाद 2021 में निकल रहा है, माने या ना माने इन दोनों पीरियड्स में, खासकर 1989 के अंदर की टू अफगानिस्तान जो है वो असलियत में पाकिस्तान को पकड़ा के निकल गया। असलियत में की टू अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान की चाबी पाकिस्तान को पकड़ाकर निकल गया, और पाकिस्तान इस अफगानिस्तान को किसी भी तरीके से यूज़ करे, डील करे, पाकिस्तान की अपनी इच्छा है, पाकिस्तान की अपनी इच्छा है। अब यहाँ असलियत में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंटीग्रल प्लेयर यहाँ पर पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो पावर है जिसने तालिबान को पैदा किया, उसको अमेरिका के खिलाफ यूज़ किया, और यहाँ तक कि जनरल फयाज का आईएसआई चीफ जो थे उनका एक स्टेटमेंट है कि भाई वी किल्ड अमेरिका विद द हेल्प ऑफ अमेरिका या बाय यूजिंग अमेरिका, हमने अमेरिका को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को मार डाला, वो तालिबान से था। यानी जो कि अमेरिका अफगानिस्तान की चाबी पाकिस्तान को देके गया 1989 के अंदर, उसी चाबी का इस्तेमाल करते हुए 2000 से 2021 तक पाकिस्तान ने अमेरिका को लूटा, और उसके बाद 2021 में धीरे धीरे इस सिचुएशन में पहुंच गया कि आज के दिन अमेरिका अपनी पूरी स्ट्रेंथ पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लगभग खोते हुए नज़र आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में अब ऑब्वियस सी बात है, अफगानिस्तान का एक इंटीग्रल प्लेयर तालिबान है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ही दिखाए हुए नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है। वहीं अगर ईरान को देखेंगे तो वो एक प्लेयर है, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, क्योंकि ये एंटी अमेरिका आउटफिट के ऊपर लगातार चल रहा है। एंटी अमेरिका जो भी स्टेटमेंट सी उनकी वजह से, लेकिन फिर भी ईरान यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, और यही एक रीज़न है कि जो भी बातचीत हुई उसमें ईरान को इग्नोर नहीं किया गया। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो इसमें सबसे ज़्यादा अपनी इम्पॉर्टेंस रखता है वो रशिया, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान से लेकर सभी देशों में रशिया का इन्फ्लुएंस, ऑस्ट्रवाइल यूएसएसआर के नाम पर ले या अभी भी उस एरिया की सबसे बड़ी पावर के नाम पर रखें, एक प्लेयर वहाँ पर रशिया भी है। उसके साथ एक प्लेयर यहाँ इस पूरे अफ़गानिस्तान में चाइना है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और नो डाउट एक प्लेयर अमेरिका जो किसी टाइम पर वहाँ पर मौजूद था और आज वहाँ से बाहर निकल चुका है। शॉर्ट में अगर आप इसको एक जेन्युइन ऑर्डर में लगाकर देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर एक तो पाकिस्तान और एक तालिबान, ये दोनों नंबर 1 पोजीशन पर हैं, दोनों इक्वल पोजीशन पर हैं। दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो जो पोजीशन रशिया की है वही पोजीशन चाइना की है, और वही पोजीशन अमेरिका की है। यानी अमेरिका या नाटो कंट्रीज़ आज इतनी इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं रख रहे जितनी कि मुश्किल से 1 साल पहले तक थी। और तीसरी पोजीशन पर यहाँ पर ईरान है, चौथी पोजीशन पर यहाँ कोई नहीं है। आपको हैरानी होगी, चौथी पोजीशन पर यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि इंडिया की अफ़गानिस्तान पर तक नो डायरेक्ट अप्रोच है।
यहाँ पर नो डायरेक्ट अप्रोच है, यानी आपके पास अगर ये प्रेजेंट खिलाड़ी चाहे पाकिस्तान है, चाहे ईरान है, चाहे रशिया है, चाहे चाइना है, ये चार जो खिलाड़ी हैं, अगर इंडिया इन चारों को इग्नोर कर दे तो इंडिया के पास अफगानिस्तान में एंटर करने का रास्ता तक नहीं है। अब अगर इंडिया के पास इन देशों में अफगानिस्तान में एंटर करने का रास्ता नहीं है तो इंडिया अपने आप में एक ऐसी प्लेयर है, एक ऐसा प्लेयर है जिसे हमेशा एक सपोर्टिंग प्लेयर या एक लीडिंग प्लेयर वहां पर चाहिए। यानी ये एक जिसे कहते हैं बाई प्लेयर है, यूं कहें एक्स्ट्रा प्लेयर है, जिसे बुला लिया तो बुला लिया, नंबर आ गया तो ठीक, वरना बैठा रहे, तेरा कोई काम नहीं है। लेकिन यहां आप कहोगे ऐसी इंपॉर्टेंस तो अमेरिका की भी है कि अमेरिका का भी कोई बॉर्डर नहीं लग रहा। यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अमेरिका। आप अपने आप को अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते। अब सवाल यह है, इंडिया की ऐसी क्या गलती हुई कि वो वहां पर उस अप्रोच को नहीं डेवलप कर पाया, उस इंपॉर्टेंस को नहीं डेवलप कर पाया जो इन चारों देशों की है। तो उसमें एक तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, एक तो इंडिया की आप देख लीजिए ज्योग्राफिकल लोकेशन है। इस ज्योग्राफिकल लोकेशन को अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो इंडिया का नो फिजिकल बॉर्डर शेयरिंग विद अफगानिस्तान, और ये एक कड़वी सच्चाई है, हमें जिसे नकारना नहीं चाहिए। नो फिजिकल बॉर्डर विद अफगानिस्तान, मैप के ऊपर हम क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के साथ कोई फिजिकल बॉर्डर अटैच नहीं होता। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर 2 या 5 किलोमीटर का बॉर्डर भी अटैच होता तो इंडिया यहां पर चाइना, पाकिस्तान, रशिया से बड़ा प्लेयर होता। लेकिन मजबूरी क्या है, इंडिया का 1 इंच बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ टच नहीं होता। और उसके बाद दूसरी एक प्रॉब्लम यहां पर ये और है कि इंडिया ने वहां एक जो पॉलिसी अपनाई जो एक हिसाब से ठीक भी है और एक हिसाब से गलत भी है। वो पॉलिसी है वेट एंड वॉच की। वेट एंड वॉच की, वेट एंड वॉच का मतलब इंतजार करो और देखो कि असलियत में हालात क्या हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले लगभग 3 महीने के अंदर पिछले लगभग 3 महीने के अंदर पूरे अफगानिस्तान में जैसा तख्ता पलट हुआ है और 15 दिन के अंदर तो हालात बिल्कुल यू टर्न ले चुके हैं और ऐसा लगने लगा कि जो अफगान सरकार एक बार को जीतती हुई नज़र भी आ रही थी वो पूरी अफगान सरकार ही वहां से गायब है। और जो पंजशीर का इलाका कल तक हम डिस्कस कर रहे थे कि वो एक पोटेंशियल रखता है और हिस्टोरिकल मामलों के अकॉर्डिंग हम देखें तो पंजशीर वो इलाका था जिसने ना तो सोवियत यूनियन के साथ सामने घुटने टेके, ना तालिबान के टाइम पर टेके, और अमेरिका के साथ तो वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। लेकिन अब पंजशीर के अंदर भी हालात ये नज़र आ रहे हैं कि एक तो तालिबान ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और दूसरा तालिबान के चारों तरफ से घिरने के बाद नो वर्ल्ड पावर इज सपोर्टिंग अहमद वली मसूद को इस टाइम पर कोई पावर नहीं सपोर्ट कर रही है और अभी तक किसी भी इंटरनेशनल पावर ने उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने का कोई डिसीजन नहीं लिया है। और यही एक रीज़न है क्योंकि इंडिया ने इस तरीके, दुनिया की किसी पावर ने, नॉट इवन इंडिया, किसी पावर ने पंजशीर के उन शेरों को कोई सपोर्ट करने की कोशिश करी। यही रीज़न था कि भले ही उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन था लेकिन अपने आप में उनके पास एक लिमिटेशंस थी और उन लिमिटेशंस का ही नतीजा था कि कहीं ना कहीं आज के दिन 2 दिन के अंदर ही हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं बदलते हुए नज़र आ रहे। भले ही 5 ज़िलों पर लोकल मिलिशिया ने कब्जा कर लिया लेकिन तालिबान के पहुंचने के बाद वो लोकल मिलिशिया भी गायब होता हुआ नज़र आया और कहीं ना कहीं तालिबान ताकतवर होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में आप देखेंगे कि इंडिया ने ना तो पंजशीर को कोई सपोर्ट प्रोवाइड करी
इंडिया ना तो पंजशीर के मामले में कुछ बोल रहा, ना ही इंडिया तालिबान के मामले में कुछ बोल रहा, ना ही इंडिया काबुल के अंदर अपने काउंसलेट के बारे में कुछ बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा। इंडिया इज साइलेंट। इंडिया बस डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अप्रोच भी नहीं। उसके पीछे का रीजन समझिए और यहां हमारे ऊपर आरोप यह है कि जितना इंडिया नहीं बोल रहा, उतना ज्यादा तालिबान, पाकिस्तान और चाइना लगातार अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर मजबूत होते जा रहे हैं। अब जब ये लोग मजबूत होते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया के सामने एक क्वाड खड़ा हो रहा है। अब यहां हम कयास लगा रहे थे कि ईरान और अफगानिस्तान का एक 36 का आंकड़ा है, और ईरान और अफगानिस्तान एक दूसरे के कट्टर वाले दुश्मन अगर रहे तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं ईरान और अफगानिस्तान अगर कट्टर दुश्मन है, ईरान और तालिबान शिया सुन्नी के मामले में और हज़ारा के मामले में, तो पॉसिबली इंडिया को यहाँ पर कोई ग्राउंड दिखाई देता हुआ नज़र आता है। लेकिन मैंने एक पॉसिबल क्वाड की डिस्कशन की थी कल ही, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तालिबान और अगर ईरान भी इनके फेवर में चला गया तो इंडिया के पास अफगानिस्तान में कुछ खास करने के लिए बचेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना कि तालिबान से बातचीत करे। अब ऐसी सिचुएशन में या फिर रशिया पर डिपेंडेंट हो। हालांकि अभी भी मैं इस फेवर में हूं कि ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इस एरिया में भी रशिया और चाइना आपस में ना भिड़े। अगर यहां रशिया और चाइना को थोड़ा सा क्लैश करना पड़ा तो वहां इंडिया के पास एक ग्राउंड होगा खड़े होने के लिए। लेकिन मजबूरी समझिए, असलियत यह है कि अगर रशिया और चाइना भिड़े केवल तभी, वरना नहीं। ऐसे में ईरान जो है, भले ही हज़ारा का मामला हो या फिर एंटी अमेरिका हो, भले ही एंटी तालिबान का मामला हो, मैंने कल परसों कहा, कल वाले वीडियो में कहा था कि पॉसिबिलिटी तब है जब ईरान जो है वो तालिबान के अगेंस्ट खड़ा होने की सोचे। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि जिस तरीके से चाइना का ईरान पर इन्फ्लुएंस है, और जिस तरीके से चाइना का तालिबान पर इन्फ्लुएंस है, और जिस तरीके से चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है और पैसे के मामले में इस टाइम पर वो खुलकर खर्च करने की सिचुएशन में है, और जिस तरीके से तालिबान को चाहिए क्या, पैसा, और ईरान को भी चाहिए पैसा, ऐसे में ईरान और तालिबान अपना अपना डिफरेंसेस को भुलाकर एक दूसरे के साथ आ सकते हैं और चाइना के इन्फ्लुएंस में रह सकते हैं। यही सिचुएशन आज नज़र आई है जब ईरान ने तालिबान को ऑयल सप्लाई लाइंस खोले रखने की बात कही है कि ठीक है, हम आपकी जो ऑयल सप्लाई लाइंस हैं वो खोले रखेंगे चाहे कुछ हो जाए। यानी एक तरीके का पॉजिटिव डेवलपमेंट इन दोनों के बीच में दिखाई दे रही हैं, और इंडिया के लिए यहाँ पर जो आखिरी रास्ता था वो भी बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ इंडिया की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल सही नज़र आई कि वो चारों प्लेयर्स, जो चारों अमेरिका के निकलने के बाद जो 4 मेन प्लेयर्स या 5 मेन प्लेयर्स हैं, उन 5 मेन प्लेयर्स की जो चाल हैं, जो पॉलिसी हैं, उन्हें साइड में खड़ा होकर देख रहा है और अपने लिए किसी न किसी तरीके का कुछ रोल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यानी वेट एंड वॉच, कि देखते हैं ये सारे के सारे क्या कदम उठा रहे हैं, उसके बाद हम आगे कदम उठाएंगे। ऐसी सिचुएशन में यहाँ इंडिया की वो जो पॉलिसी है वो परफेक्ट नज़र आ रही है। वेट एंड वॉच, जिसमें इंडिया लगभग अपने सारे कार्ड्स, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स लूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब इंडिया के पास डायरेक्ट ईरान से अफ़गानिस्तान या तालिबान जाने का जो रास्ता था वो भी इंडिया के पास लगभग बंद हो गया है। और अगर ये तालिबान चाइना के इन्फ्लुएंस में वैसे ही काम करता है जैसे दुनिया कर रही थी,
समझे, जैसे दुनिया कर रही है और ईरान भी वैसे ही इन्फ्लुएंस में काम करता है, तो इसका डायरेक्ट असर ये होगा कि आपने जो असलियत में जो $3 बिलियन तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए, वो तो देखो आपने दान किया था, वो एड दी थी, उसे काउंट मत कीजिए। असलियत में इंडिया का जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस होगा, असलियत में इंडिया का जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस होगा वो होगा यहाँ पर कि यहाँ से ज़रांज तक जाने के बाद यहाँ से इंडिया सेंट्रल एशिया तक अपना रास्ता खोल सकता था, अब उसे और ज़्यादा दुर्गम रास्तों से होकर जाना पड़ेगा या शायद नहीं जा सकता। और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने की इंडिया सपना देख रहा था, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने का सपना इंडिया देख रहा था, जो कि BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर सके, वो इस समय पर खटाई में पड़ गया, या मोटे तौर पर समझ लीजिए कि वो किसी काम का नहीं रहा, फेल होता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसे हालात हुए तो आने वाला समय इंडिया के लिए, खासकर अफगानिस्तान के मामले में, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों भरा रहेगा। और आपको याद होना चाहिए, अगर भले ही तालिबान पुराना तालिबान ना हो, लेकिन 1989 से लेकर और 2001 तक की अफगानिस्तान के अंदर जो टर्मोइल था, अफगान टर्मोइल की जो विभिक्षिका थी, अफगानिस्तान के अंदर जो टर्मोइल चला, अफगानिस्तान में जो उठापटक चली, उसकी जो विभिक्षिका थी, उसकी जो गर्मी थी, उसकी जो हीट थी, उसकी जो परेशानियां थी, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने झेली तो वो इंडिया था। सबसे ज़्यादा अगर वो परेशानियां किसी ने झेली तो वो इंडिया था, ये समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा परेशानियां इंडिया ने झेली थी। कश्मीर इंसर्जेंसी उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि असलियत में कश्मीर इंसर्जेंसी का तालिबान से क्या लेना देना है, समझे, ये समझ लीजिए। और यही एक कारण है कि इंडिया के लिए आज के दिन समस्याएं, चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इंडिया अभी भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। आगे देखते हैं इसके हालात क्या होंगे, सिचुएशंस क्या होंगी। धन्यवाद।